मुकेश छाबड़ा, मुकेश टैलेंट छाबड़ा, बहुत बहुत स्वागत है। अरे थैंक यू सो मच। सारे लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे चुनते हैं किसी आर्टिस्ट को किसी कहानी के लिए, लेकिन मेरा सवाल ये है आप आर्टिस्ट तक पहुंचते कैसे हैं? आई थिंक आर्टिस्ट वैसा वर्षा होता है। अच्छा टैलेंट को हम ढूंढ लेते हैं और कुछ अच्छे टैलेंट हमें ढूंढ लेते हैं, ये सब मिला हुआ। लेकिन हमारा जो प्रोसेस होता है वो हम हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ भी थिएटर होता है, जहाँ भी किसी भी तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो डांस की हो, कहीं भी हो, जहाँ भी हमको लगता है कि यहाँ पे एक्टर मिल सकता है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 350 फिल्म, मोर देन 100 वेब सीरीज, मोर देन 500 कमर्शियल, आई थिंक 5,000 कमर्शियल। जवान में कितने आर्टिस्ट कास्ट किए थे आपने? लगभग 200-250 से 150 लोग थे। और कितना वक्त लगा था? लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त लगा था उसके बीच में। तो ये प्रोसेस क्या है कि जब जैसे इटली बिल्कुल नए डायरेक्टर थे, साउथ के डायरेक्टर थे, वहाँ कास्टिंग वाला आइडिया अभी तक आया नहीं। जब ये प्रोसेस पहली बार इटली के साथ आया तो इटली का विज़न कुछ और होगा, उनकी सोच कुछ और होगी, उनका काम करने का जो मीटर होगा वो कुछ और होगा। इटली के साथ वो सिंक्रोनाइजेशन मैच करना और उसके बाद उनके विज़न के हिसाब से तकरीबन 250 आर्टिस्ट चुनना, ये क्या प्रोसेस है? एक तो क्योंकि हम बॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर के साथ काम करते हैं और साउथ में जो भी हमारा ही सिनेमा है, लेकिन वहाँ पर अभी इस तरह का कल्चर है नहीं। तो पहली बात तो मुझे इटली के साथ 1-2 महीने ये बात कन्विंस करने में लगा था कि यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं और हम लोग बहुत इनपुट दे सकते हैं, हम लोग जेन्युइनली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि हमने बाकी फिल्मों में भी किया है। आई थिंक शुरू के 1-2 महीने तो हम दोनों एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगा। सुना खींचातानी खूब हुई, बहुत खींचातानी हुई थी और नाराजगी भी हुई, बातचीत भी बंद हो गई, बातचीत भी बंद हुआ। लेकिन क्या है कि कहते हैं ना कि हम सबका जो एक मेन पर्पस होता है एक फिल्म के लिए होता है। हाँ, आई थिंक वो किसी भी स्टार के साथ, एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ, हम सबका एक मेन फोकस है कि हमको फिल्म बनानी है। तो जब आप फिल्म से जुड़ी बातों के बारे में लड़ते हैं तो लड़ाइयाँ अच्छी होती हैं, वो लड़ाइयाँ ख़राब नहीं होती। आई थिंक वो इटली के साथ शुरू में वक्त लगा, लेकिन जब हम 1-2 महीने बाद जब एक दूसरे के साथ हमारा ट्यूनिंग सेट हुआ, उसके बाद तो हम लोग बस एक स्पीड की तरह हम पकड़ लिए थे, जिसके अंदर चाहे वो सान्या हो, चाहे गिरिजा हो, चाहे रंजिता हो, चाहे लहर हो, चाहे सुनील पाजी हो, चाहे जितने भी उसके अंदर रोल थे, फिर हमने एक के बाद ऑडिशन कर करके लॉक करना शुरू किया, जो कि बहुत कमाल का प्रोसेस था क्योंकि उनके काम करने का तरीका एकदम ही अलग है और वो जितना मास सोचते हैं उतना तो मैं इमेजिन भी नहीं करता हूँ। अभी राजकुमार हिरानी के साथ एक तरफ द लेजेंड राजकुमार हिरानी, एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान, ये कॉम्बिनेशन इतने साल के इंतज़ार के बाद जो मुन्ना भाई MBBS से शुरू होने वाला था वो यहाँ तक पहुँचा। और इस साल की सबसे बड़ी फिल्म का ये कहा जा रहा है डंकी के लिए कास्टिंग, क्योंकि अलग अलग चेहरे मुझे हमने टीज़र देखा डंकी ड्रॉप 1 में, अलग अलग कास्टिंग, ये प्रोसेस क्या है? राजकुमार हिरानी के साथ काम करना कैसा प्रोसेस है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि राजू सर के साथ काम करने का मतलब है कि आप जितने भी लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके इस देश में और इस देश से बाहर फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, उन सब लोगों को एक ही काम करना चाहिए कि वो जाके राजू हिरानी को असिस्ट कर लें। वो पूरा का पूरा फिल्म स्कूल है, वो आपको हर डिपार्टमेंट में स्क्रिप्ट से शुरुआत होती है और एंड तक हर डिपार्टमेंट के अंदर इतने इन्वॉल्व, इतने फोकस, इतने सिंसियर, इतने बड़े डायरेक्टर हैं तभी वो कि वो पूरा। और क्या है कि उनके साथ मेरा एक रिश्ता बहुत बाप बेटे की तरह है, वो बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि उनकी पहली पिक्चर, मेरी पहली पिक्चर जो मैंने उनके साथ करती वो पीके थी, उसके बाद संजू हुई, तो बैक टू बैक इतने सारे काम में एक ट्यूनिंग ऑलरेडी सेट हो जाती है। थोड़ा वक्त लगता है उनके साथ काम करने में क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं और बहुत स्पेसिफिक ब्रीफ के लोगों को ही ढूंढते हैं। ओके, आप उनके ब्रीफ में इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हो और उनको हर एक्टर का, चाहे वो छोटे से छोटा रोल हो, चाहे बड़ा रोल हो, चाहे स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस का रोल हो, लेकिन वो सबका ऑडिशन मांगते हैं, चाहते हैं। क्योंकि वो इतने मेहनत करते हैं, क्योंकि जब वो इतनी मेहनत करते हैं तो आपको लगने लगता है कि यार आप तो कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे हो। तो डंकी में भी यही प्रोसेस था जो 1-1.5 साल तक नए लोगों को ढूंढना। चाहे उसमें आप देखेंगे जो 2 कमाल के नए एक्टर्स के अंदर है, जिसके अंदर विक्रम है और देन अनिल ग्रोवर, ये सब जो बहुत आपको उसके अंदर दिखेंगे,
उन लोगों ने इतने कमाल का ऑडिशन दिया था, और वो राजू सर भी ऐसे आदमी है कि अगर वो कोई एक्टर उनको ऑडिशन में पसंद आता है तो वो उसको राइटिंग में और उसको बेटर करते चले जाते हैं, तभी वो कास्टिंग और राइटिंग साथ साथ करते ही रहते हैं ताकि उसको उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। और बहुत, और मतलब डंकी, मतलब एक तरफ शाहरुख सर जिनका नाम ऑलरेडी जवान कर रहा था डंकी, तो वो एक सुपरस्टार और दूसरा सुपरस्टार डायरेक्टर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और उसके बीच में मैं एक छोटा सा आदमी जिसका छोटा सा आदमी, मतलब हाँ लेजेंड लोग हैं वो लोग। हाँ। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस जो था वो वही मैंने बोला ना, मेरा हैट्रिक उनके साथ हुआ। और पूरा का पूरा फिल्म स्कूल है। अगर आपको फिल्म मेकिंग सीखनी है तो आप उनको असेस कर लीजिए और कहीं मत जाइए। मुझे जैसे ही आपने असिस्टेंट डायरेक्टर वर्ड इस्तेमाल किया, मेरे दिमाग में कौंधा कि ये जो आपकी ये जो जर्नी है, ये असिस्टेंट डायरेक्शन के साथ ही शुरू हुई, इम्तियाज़ अली के साथ दिल्ली में ही। जी। आप जब आए तब हनीत रेहानी अकेला नाम हुआ करता जी। और हनीत रेहान तक पहुंचना अपने आप में एक चैलेंज था। उससे पहले कॉफ़ी हाउसेस में बैठकर अंधेरी के और अलग अलग जगह, मतलब कहीं से भी, आरामनगर से लेके आरामनगर से टाउन तक हर कैफे में कास्टिंग। असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी तक 2008 तक, उस ऑफिस के पहले ऑफिस के खुलने तक, या मुझे वो सफ़र बताइए। जैसा आप सबको मालूम है कि मैं दिल्ली का ही हूँ और दिल्ली का रहने वाला हूँ, यहीं पढ़ाई किया, और यहाँ से श्रीराम के बाद सीधा एनएसडी के अंदर एक कंपनी है टीआई, हाँ। संस्कार रंगतोली, जो बच्चों के लिए काम करती है। उस कंपनी को ज्वाइन किया जहाँ का मैं स्टूडेंट भी था जब मैं 13-14 साल का था। तो जब मैं बच्चों की कंपनी में ज्वाइन किया था तो बहुत सारे फिल्म मेकर जब भी दिल्ली में शूट करते थे तो हमेशा वो बच्चों की कास्टिंग करने के लिए मुझसे हमेशा पूछा करते थे कि यू नो एनी किड रिकमेंड। तो आई थिंक ब्लू अम्ब्रेला के टाइम पे हनी भाई ने पहली बार फ़ोन किया था, जहाँ से ये सिलसिला इनडायरेक्टली कास्ट करने का शुरू हुआ। तो वो जब कास्टिंग कर रहा था, एज जो हेल्प के लिए सजेशन देता था, फिर जब मैं फिल्मों के अंदर मेरा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला, तो मैं फिल्मों में भी, बिकॉज मैं थिएटर से था, एनएसडी टीआई से था, श्रीराम से था, बहुत से लोगों को जानता था, तो हर डायरेक्टर मुझे, चाहे वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की रंग दे बसंती हो, चाहे इम्तियाज के अलावा, तो सब के सब जितने भी लोग थे मुझे हमेशा कास्टिंग डिपार्टमेंट देते थे कि इसमें इतने सारे रोल है तो उसको कास्ट कर दे। पर वो तब भी नहीं सोचा था कि इसको एक प्रोफेशनल कंपनी की तरफ ले जाना है। ये सोचा था कि एक काम है, मैं लोगों को जानता हूँ, अगर मैं एक्टर और डायरेक्टर के बीच एक बहुत अच्छा सा ब्रिज बन सकता हूँ तो क्यों ना इस जॉब को किया जाए। तो धीरे धीरे जब ये रियलाइज़ हुआ कि इस जॉब को कोई भी हिंदुस्तान में सीरियसली सेटअप नहीं कर रहा है, सीरियसली सोच नहीं रहा है, तो वहाँ से आइडिया आया और वहाँ से फिर एक छोटा सा ऑफिस से शुरुआत हुई थी बम्बई में। मतलब ऐसे 3x4 ऐसे छोटा सा ऑफिस था, वहाँ से शुरुआत हुई। और उससे पहले वासीपुर किया, और वासीपुर के बाद ये वासीपुर की कहानी क्या है? किसने चिल्लर पार्टी में, मुझे याद है, हाँ, तो वो वासीपुर अनुराग ने कैसे कनेक्ट किया आपसे के साथ? रिची मेहता करके मेरे दोस्त डायरेक्टर हैं, उन्होंने दिल्ली में फिल्म बनाया था, वो अनुराग को जानते थे, क्योंकि अनुराग भी इतनी दुनिया घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ से उन्होंने मुझे, और उन्होंने चिल्लर पार्टी देखी थी, किसी एडिट पे देखा था, उनके बाद उन्होंने रिची ने मुझे अनुराग से मिलवाया। तो उन्होंने चिल्लर पार्टी के बाद जब उनको मालूम चला कि बच्चे ढूंढने गए, तो उनको बोला कि ठीक है तो ये पिक्चर करते हैं। तो मेरे तो पहली बात तो स्क्रिप्ट सुनते, आइडिया सुनते ही थोड़ी हालत खराब हो गई थी कि इतनी बड़ी पिक्चर भाई, हाँ, कि 300 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, इतने सारे कलाकार उस पिक्चर में लाए, और आपके देखो कि वो सबके सब एक्टर जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबके सब अपने अपने गेम के बादशाह हैं, स्टार्स हैं, पिलर हैं, अपने अलग अलग वो सब हैं। तो बस वासीपुर किया और छोटा ऑफिस लिया, उसके बाद तो एक के बाद एक फिल्में शुरू होगी, उसके बाद तो फिर काय पोचे हुआ, फिर एक के बाद फिल्म भेजेंगे, वो सब हुआ। वासीपुर जो है मुकेश भाई, वासीपुर कास्टिंग के मामले में मैं कहता हूँ एक बाइबल है। वो इसलिए कि पंकज त्रिपाठी तब छोटे मोटे रोल्स कर रहे थे, सभी छोटे मोटे, हुमा, हुमा, रिचा, हाँ, हुमा बहुत, मेरे ख्याल से 1-2 कमर्शियल हुमा ने किए थे तब तक। आइडिया का मोबाइल, हाँ, आइडिया का मोबाइल लाया था। नवाज, मनोज भाई बड़े एक्टर थे, पहचाने जा रहे थे, सबसे बड़े एक्टर थे, वही सबसे बड़े एक्टर थे। उसके बावजूद उसका हर एक, तो ये मतलब हुमा को तो आप लोगों ने
ऑलमोस्ट एड वो एड भी शायद वो अनुराग ने ही डायरेक्ट किया था वो। डायरेक्ट किया था, हुमा को फाइनल कर लिया था। और आज जब हम पंकज त्रिपाठी को लिटरली सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो कलकत्ता में थे जब कलकत्ता आपने में शूट कर रहे थे वो कहानी यार, जरा आपने सुनाइए। बड़ा अच्छे से रिसर्च किया है, बड़ी बात आपको बातें याद है। ये पंकज भाई ने भी सुनाई थी, मैं मुकेश छाबड़ा से सुनना चाहता हूँ। जी हाँ, तो अनुराग, क्योंकि उसमें एनर्जी से हो तो ऑफकोर्स अवेयर ऑफ पंकज त्रिपाठी थिएटर के एक्सपीरियंस जितना है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था पंकज के बारे में। उन्होंने बहुत फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए थे। तो अनुराग कश्यप किसी और कलाकार को चाहते थे उस रोल के लिए, पर मैं पंकज त्रिपाठी को चाहता था, लेकिन अननोन था, कोई जानता नहीं था। तो मैंने एक काम किया, मैंने बोला एक काम करते हैं, जिसको आप बोल रहे हैं और जिनको मैं बोल, हम दोनों का ऑडिशन करते हैं, सारे ऑडिशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैंने ये पंकज त्रिपाठी कैलकाटा में मणिरत्नम सर की फिल्म में एक छोटा सा रोल करे थे, रावण थी या कोई ऐसा फिल्म था, कुछ रोल कुछ कर रहे थे शूट। मैंने बोला एक दिन निकाल के आ सकते हो? तो बोले आ जाएंगे। तो आई थिंक वो पूरा दिन आए और पंकज ने इतनी मेहनत करी वो ऑडिशन में। आज भी मैं वो ऑडिशन जो क्लिप है वो अपनी जितने भी वर्कशॉप होती है, जितने भी सेमिनार होते हैं, जहाँ भी बातचीत होती है कास्टिंग, वहाँ पर ज़रूर दिखाता हूँ कि हर एक्टर को सीखना चाहिए कि ऑडिशंस कैसे दिया जाता है, क्योंकि बहुत कम एक्टर होते हैं जो ऑडिशन में इतना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, जैसे राजकुमार और पंकज जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ऑडिशन में छोड़ते थे। तो वो ऑडिशन किया मैंने पूरा दिन, वो 4 सीन्स किए, जाके वो मिस्टर कश्यप के सामने वो रख दिया। और जब उन्होंने वो देखा और तो एक और ऑडिशन भी तो हुआ था। दो और ऑडिशन थे। वो एक्टर का नाम अच्छा नहीं लगता उनके बारे में मैं नहीं, तो फिर उनका ऑडिशन किया मैंने। दोनों और तीनों ऑडिशन जाके उनके लैपटॉप पे बोला ये है, अब आप देख के मुझे फ़ोन कर दे। तो वही हुआ। तो हाँ। और वो अनुराग के ऑफिस बॉय की क्या कहानी है जिसको आपने कहा, मुरारी को आपने जो कास्ट किया? अरे वो इतना मतलब हमेशा होता है ना कि पूरी दुनिया हम घूम रहे हैं और आपके पास ही वो कास्टिंग है, तो बहुत। तो वो अनुराग बोल रहे हैं कि जो गुड्डू कैरेक्टर है ना, वो इतना मैसी होना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग फेस होना चाहिए, लगना ही नहीं चाहिए एक्टर है कि रियल है। तो मुरारी ने ना हमको बहुत साइड से बोल दिया था कि हमको ना एक्टर बनना है। तो हमको ये बात कहीं ना कहीं ध्यान में रह गई थी कि भाई बनना तो इनको भी एक्टर, लेकिन हम क्या होता है कि अपने अपने सर्वाइवल के लिए बॉम्बे में कुछ ना कुछ काम करते हैं। तब ही वाज एक्चुअली अनुराग का असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जो अनुराग का ध्यान रखते थे। तो मैंने बोला कि गुड्डू के लिए इसको टेस्ट करते हैं बिना अनुराग को बताए। अब उसको टेस्ट किया और वो टेस्ट इतना बढ़िया था, मैंने अनुराग को देखा। मैं एक दिखाता हूँ गुड्डू के लिए, वो आप मना नहीं कर सकते हो। बोले अच्छा। क्या बात कर रहे, कौन? मैंने बोला मुरारी। ये मुरारी, ये मुरारी। मैंने बोला हाँ ये मुरारी। तो मैंने बोला मैंने टेस्ट कर लिया, टेस्ट तो देख लो। जब टेस्ट देखा मतलब अरे रिमेंबर अनुराग कश्यप कुर्सी से जंप करके खुशी खुशी मुझे गले लगा लिया। एंड इज लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ टेडी बेयर, वो जिनको बहुत मजा आता है ऐसे खुशी खुशी जंप करते हैं, खुशी से बात करते हैं। तो ऐसे मुरारी, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं वासीपुर के। मतलब वासीपुर ऐसी एक फिल्म है जिसकी वजह से हम सब लोगों की लाइफ में थोड़ी तब्दीली हुई है, हम थोड़ा बेटर हुए, सब अपने अपने काम में। शायद हिंदुस्तान की पहली फिल्म जिस पर कास्टिंग डायरेक्टर को पहला ओपनिंग क्रेडिट, पहली पिक्चर थी जहाँ पे आई थिंक वो अनुराग कश्यप ने बोला दैट यू डिजर्व अ क्रेडिट। तो पूरी पिक्चर शुरू हुई और सबसे पहला क्रेडिट था कास्टिंग डायरेक्टर का, और बड़ा फिल्म स्क्रीन इतना बड़ा नाम था, जितना बड़ा था मतलब हमने टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में। तो वो पहली बार ऐसा हुआ था और फिर तब से ऐसी लाइफ हुई कि शुरू हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपसे दिन में कितने लोग मिलते हैं जो ये बोलते हैं, जो ये नहीं बोलते कि मुझे एक्टर बनना है या मेरे लिए कोई रोल है? कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो बोले मुझे एक्टर नहीं बनना है। हाँ। ये मतलब कमाल की बात है। हर डिपार्टमेंट के लोग, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास भी जाता हूँ तो बातों बातों में बोल देता बेटा अगर कोई एक छोटा मोटा रोल हो तो डॉक्टर का हम भी कर लेंगे। तो आई थिंक वो जो लगातार ये जो इस फील्ड में आने का जो प्यार और लगाव हर इंसान के अंदर है, क्योंकि हम इतना सिनेमा देख के बड़े हुए हैं, तो सबके मन में एक इच्छा होती है कि हम भी एक बार कैमरा के सामने आ जाए, क्योंकि हम सबको अपने आप को देखना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वही कारण है कि हर वो आदमी जो भी हमको मिलता है, जो भी हमको पहचानता है बाय फेस बाय नेम, वो आके ज़रूर बोलता है कि यार हमारे लिए कुछ हो तो बताना। चाहे वो मजाक के तौर से बोले, लेकिन बोलते ज़रूर हैं। अच्छा मुझे एक चिल्लर पार्टी से सलमान खान का नाता जोड़ा, फिर आपने बजरंगी भाईजान की कास्टिंग शुरू की कबीर खान के साथ, और उस बच्ची की कास्टिंग के लिए
मॉल से कास्टिंग हुई, मॉल गुड़गांव के मॉल से, सिलेक्ट सिटी क्या है मॉल है वो गोवा में, हाँ एक मॉल है, हाँ वहाँ से बच्ची के बारे में एक देखा था हमने, किसी के फोटो में देखा हमने, बोले ये बच्ची ढूंढते हैं, तो वो बच्ची ढूंढने उसको ऑडिशन में बुलाया और एक प्यारी सी बजरंगी भाईजान की मुन्नी फिल्म से पैदा हुई और सब उसको मुन्नी के नाम से जानते हैं। नहीं, इसमें एक और कहानी है। इसमें कहानी है कि आपने 2 बच्चियाँ आप लोगों ने पिक। हाँ एक्चुअली बजरंगी भाईजान कहानी इसलिए आपने पूछा, एक तो पहले बात तो चिल्ड्रन पार्टी में सबको पता था कि मैं ऑफकोर्स संस्कार रंगतोली से हूँ, तो चिल्ड्रन फिल्म जितनी भी होती है उसमें बहुत सारे बच्चे कास्ट होते हैं, उसमें मुझे मज़ा आता है बच्चों की कास्टिंग करने में। तो बजरंगी भाईजान में इतने बच्चों को ऑडिशन किया, तो लास्ट में काशफी और हर्षाली ये 2 शॉर्टलिस्ट हो गए थे। इन दोनों बच्चों को लेके कबीर खान बोले कि अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों में से ना एक बार सलमान को मिलवा देते हैं। आप गैलेक्सी पहुंचे। मैं कबीर सर और भाई के पास पहुंचे, भाई ने दोनों बच्चों को देखा एंड भाई ऑल्सो ही सो गुड विद किड्स, उनको ना भी समझ में आ रहा था कि दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो मैं उनके सिर्फ आंखों को पढ़ रहा था और इनके इशारों को सुन रहा, तो भाई मुझे देखे और मैं भाई को देखूँ और कबीर खान मुझे देखे, हमने क्या होगा, तो उन्होंने हमसे पहले हमारे चॉइस नहीं पूछी क्योंकि हमारे दिमाग में था कि दोनों बात अच्छे हैं, लेकिन हर्षाली थोड़ा सा एज है इस रोल के लिए। तो भाई ने 15-20 मिनट लोगों का स्पेंड किए, बालकनी में बैठे, बात किया, उनको बोला बेटा कुछ खाओगे, ऐसे किया। उस थोड़ी देर बाद मुझे देखा और बोले कि इशारा किए कि ये बच्चे, तो वहाँ से फिर हम वहाँ से क्लियर। तो वो जो दूसरी बच्चे थे काशवी, वो इतने इमोशनली इतने चुप हो गए थे कि उसको अंदाज़ा हो गया था कि मेरा नहीं हुआ। तो कबीर सर भी ऑल्सो मतलब क्या कमाल का इंसान है, तो उनके मन में भी ये वाली बात थी कि बच्ची ने इतनी मेहनत करी है, वो ऑडिशन करके शॉर्टलिस्ट होकर यहाँ तक पहुँची है, तो हमने उस बच्चे को बजरंगी भाईजान में एक ढाबे के सीन में उसको यूज़ किया। लेकिन जब उस बच्ची ने इतना अच्छा उस सीन में भी किया, तो मेरे मन में था कि इसको और कहीं बेटर कास्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए, शी डिजर्व्स द बेटर। उसके बाद वही बच्ची ब्रह्मास्त्र में, वो मेन बच्ची जो रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र में होती है, वो बच्ची बजरंगी भाईजान के ऑडिशन से ब्रह्मास्त्र तक पहुंची। वो एक दैट्स द ब्यूटी। मैं जानते हैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ कास्टिंग डायरेक्टर। मैं और मुकेश छाबड़ा की खूबी कि वो बच्ची जो कनेक्ट नहीं हुई, बस मिली, ऑडिशन उसका हुआ, नहीं फाइनल हुई, लेकिन उसका सफ़र भी कहीं से कहीं तक पहुंचा, ब्रह्मास्त्र तक पहुंचा। ही आर्टिस्ट से मिले आपने उसका डेटा बैंक और उसकी सोच और उसका ऑडिशन देख लिया और या दिमाग में रख लिया। ऐसा हुआ कि यार ये यहाँ मिला और सालों बाद कहीं और कास्ट हुआ, कहीं और बहुत बड़ी कास्टिंग बिल्कुल हुआ। बताइए। मतलब एक ज़ाहिरा वसीम के बारे में सब जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं। ज़ाहिरा वसीम जो है वो फितूर के ऑडिशन के लिए हमको कश्मीर में मिली थी, लेकिन वो कटरीना कैफ के यंगर वर्जन के लिए करेक्ट नहीं थी, क्योंकि हमको एक सर्टन पर्सनैलिटी की लड़की चाहिए थी उस रोल के लिए, वो बच्ची चाहिए थी। पर वो इतनी अच्छी एक्टर थी कि हमने उसको, उसके बाद उसने एक छोटा ऐड हमारे साथ किया, क्योंकि हमको पता एक्टर बहुत अच्छी है। उस ऐड के बाद तो हमको लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा डिजर्व करती है। फिर वो ऐड के बाद हमने उसको दंगल के ऑडिशन में बुलाया और फिर दंगल हुआ। तो कोई भी एक्टर का ऑडिशन, जो भी अच्छा एक्टर होता है ना, हम वो बात को जोड़ते हैं अभी, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या उम्र में बहुत बड़ा हो, अच्छा एक्टर और सही फिट वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं फिट होता ही है। कोई भी अच्छा एक्टर, कोई भी आदमी वेस्ट नहीं जाएगा। ये इस लाइन के कमाल की बात है, क्योंकि कास्टिंग में कमाल की बात है कि आप किसको किसी और रोल के मिले और कहीं और कभी भी कहीं भी कास्ट कर सकते हो। वो अच्छे टैलेंट की पहचान होती है। हमारा आपका रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत की वजह से भी जुड़ता है। सुशांत से मेरा भी एक गहरा नाता था, जी के सीरियल पवित्र रिश्ता के साथ, उस पर, और उससे पहले जी सिने स्टार्स की खोज के साथ, और उसके बाद जब सुशांत ने फिल्मों में लीप लेने का फ़ैसला किया तो मुकेश छाबड़ा वो सीढ़ी थे। वो फिल्म काइपो 6 कई मायनों में, वो फिल्म भी अमित साध, राजकुमार राव, ये
तीनों कास्टिंग, वो उस कास्टिंग की कहानी और उस मुलाकात की कहानी जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या ब्रीफ था और उस ब्रीफ के लिए वो तीनों कैसे सिलेक्ट हुए थे? आई थिंक अगर मुझे सही से याद है तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले वो पिक्चर जो है वो किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ बन रही थी जिसके अंदर स्टार ही थे। अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, तो उसके बाद वो फिल्म जाके यूटीवी के पास गई, जहाँ ये डिसीजन हुआ इंटरनली कि लेट्स नॉट गो विथ स्टार, लेट्स फाइंड न्यू पीपल। जब नए लोगों की बात आती है तो फिर थोड़ा हमारी इज्जत वहाँ पे बढ़ जाती है और हमको बुलाया जाता है। तो आई थिंक वो जब ये डिस्कशन हुआ कि नए लोग बुलाना चाहिए, तो फिर उसके बाद गट्टू, जो कि अभिषेक कपूर जिनका नाम है, तो गट्टू ने हमको ब्रीफ दिया और एक मनीष हरिप्रसाद हैं, इस सब लोगों ने बोला, ऐसे शुरुआत हुई। तो जब हमको ब्रीफ था कि 3 ऐसे लड़के चाहिए जो आज तक हिंदुस्तान के किसी फिल्म में एक साथ 3 लोग नहीं लॉन्च हुए हैं। इधर थोड़ा बहुत काम किया, अलग बात है, लेकिन इंडिपेंडेंट 3 फिल्में पूरी फिल्म में नहीं आए। तो वहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ। इतने लोगों ने ऑडिशन दिया, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने उसके लिए ऑडिशन दिया था। आई रिमेंबर जिसके अंदर विजय वर्मा भी था, जिसके अंदर अली फजल भी था, जिसके अंदर रश्मन खुराना भी था, जिसके अंदर श्रद्धा कपूर भी थी। बहुत लोगों ने ऑडिशन दिया था क्योंकि उस समय बहुत कम फिल्में होती थी 8-10 साल पहले, जब 3 नए लड़कों को लॉन्च किया जाता था। तो वहाँ से कायपुच्चे हुआ। तो ये सुशांत सिंह राजपूत हमको एक शोभा संत करके एक हमारे उन्होंने हमको एक बार मिलवाया था, लेकिन कभी वो मिलवाया था जी उस समय वो बंसाली के साथ नहीं, उस वक्त तो और का एक बार उन्होंने हमसे मिलवाया था, हमारी एक बार मुलाकात हुई थी। फिर जब कायपुच्चे शुरू हुए तो हम उसको एक कैफे में मिले, तो हमें सडनली याद है कि तो वही लड़का जो टेलीविजन में आता है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो उसको फिर हमने बुलाया, उस ऑडिशन में बुलाया और बहुत लोग ऑडिशन किया, शॉर्टलिस्ट किए, फिर शॉर्टलिस्ट करके फिर इन 3 लोगों को चुना, राजकुमार, अमित साध एंड सुशांत सिंह राजपूत। और इन लोगों ने ऑडिशन दिया और वो ऐसा बेहतरीन ऑडिशन था कि वो तीनों का ऑडिशन जाके मैंने यूटीवी को और अभिषेक कपूर को दिखाया, यूटीवी के ऑफिस में। और फिर तीनों के तीनों को बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी 3rd, 4th, 2nd पर्सन ने कोई रिएक्ट किया होगा। Everyone said perfect, या क्योंकि होता है ना कि एक साथ, और मैंने कोशिश भी करी थी कि ऑडिशन भी ऐसा हो ताकि वो तीनों की केमिस्ट्री दिखे, दोस्ती दिखे, फ्रेशनेस दिखे, परफॉर्मेंस दिखे, उनकी एज करेक्ट लगे उनके। तो वो सब सोच समझ के जब उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, फिर वो 3 कायपुच्ची हुई और उसके बाद तो फिर सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, अमित साध ऑल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर। तो सब अच्छा लगता है उनको देखना, अच्छा लगता है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन वो जो कनेक्शन जुड़ा, वो कनेक्शन फिर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में सुशांत का बैठना, वहाँ बैठकर तैयारी करना, वहाँ बैठ के खाना और वो वादा करना कि मुकेश जब पहली फिल्म बनाएंगे मैं आपके साथ रहूँगा। वो पहली फिल्म, शायद पहली फिल्म का एक्सपीरियंस जैसा तो नहीं है वो। नहीं, वो कुछ वो कहते हैं ना कि वो, हाँ, पहली बात तो सुशांत के बारे में बताता हूँ क्योंकि बहुत कम दोस्त एक्टर होते हैं जो अपने वर्ड्स को रखते हैं कि जब भी आप अपनी पहली पिक्चर बनाओगे, मैं कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही करूँगा। तो वो जो आपको लगता है कि अरे यार सब बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने शब्दों को रखते हैं, मान रखते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। तो उसने अपनी वैल्यू रखी। जब हमने पहली पिक्चर, जब ये हुआ, जब ऋचा पाठक ने बोला कि ये फिल्म है ये, तो हमने जब उसको बोला कि ये फिल्म हम बना रहे, तो बोला मैं कर रहा हूँ। मैंने कहानी सुन ली, बोला नहीं आप बना रहे हो, कंफर्म हो गया, मैं कर रहा हूँ। जब उसने हाँ बोला तो सडनली स्टूडियो को लगने लगा कि अरे भाई ये तो फटफट सब लोग आ रहे हैं। तो जब उसने हाँ बोला तो चीज़ें एकदम स्मूथ हो गई। तो फिर रहमान सर भी आ गए, फिर वो सेतु ने भी एग्री किया शूट करने के लिए, अमित सुब्रो आर्ट डायरेक्टर, निकी ने, अनित, ये सब ने कॉस्ट्यूम किया, अमिताभ भट्टाचार्य एग्री टू राइट अ सॉन्ग, फराह खान ने बोला मैं गाने कोरियोग्राफ करूँगा। तो चीज़ें ऐसी बढ़ती चली गई, आपको लोगों का प्यार मिलता चला गया और मैंने बड़ी दिल लगा के वो पिक्चर को बनाया। उसमें संजना सांगी को ऑफकोर्स रॉकस्टार में मिला था, कास्ट किया, पिक्चर बनाई और कहानी चेंज हो गई जिंदगी की। फिल्म आई तो मुझे नहीं पता कि, मुझे पता है कि उस समय आपका स्टेट क्या था, मुझे पता है कि हम लोगों का स्टेट क्या था। वो फिल्म, पहली फिल्म का एक्सपीरियंस नहीं रह गई। मैं किसी को बोलता ही नहीं हूँ। लेकिन अब दूसरी फिल्म के साथ
की तैयारी होने लगी है? जी, तैयारी बिल्कुल चमकीला की। बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट फिल्म की तैयारी पूरी चालू है, लेकिन अभी बहुत सारी फिल्मों का कास्टिंग जो चल रहा है वो करना है, लेकिन अपनी नेक्स्ट पिक्चर में ये अगले साल 2024 में। जवान में हमने आपको देखा, चमक में हम आपको देखने जा रहे हैं। अपनी कास्टिंग कैसे होती है भाई? ये नहीं, अपनी कास्टिंग, हमारी कास्टिंग दूसरे लोग करते हैं। कैसे? हम हमेशा बोलते हैं हमारे बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है। वासीपुर में अनुराग कश्यप ने कास्ट किया, बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है। हंतल मेहता ने स्कैम ने कास्ट किया, बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है। एटली और शाहरुख खान ने जवान में कास्ट किया। तो हमारे कास्ट में बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है। मुकेश छाबड़ा छोटा है तो हमें कास्टिंग करने वाले ये बड़े लोग हैं। आई थिंक ये मैंने अभी रिसेंटली बैक टू बैक 2-3 चीज़ों में इसलिए भी काम किया क्योंकि मैं थोड़ा मेंटल ब्रेक चाह रहा था। तो लोग छुट्टी के लिए दुनिया घूमने के लिए जाते हैं, मुझे लगा कि ये क्रिएटिव ब्रेक है जो शायद मैं रंगमंच में इतने साल किया है, ये करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे कैमियोज करने में, और अपने आप को थोड़ा हैप्पी रखने के लिए मैं ऐसा करता रहता हूँ। आजकल नए टैलेंट्स की डिमांड और नए कलाकार स्टार बन रहे हैं। ये OTT ने जो स्कोप दिया है, इतनी बड़ी बड़ी सीरीज और इतने बड़े बड़े लोग, आप इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ा चेंज और हमारे सबके लिए, काम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी विजय वर्मा, जयदीप अलावत और पंकज त्रिपाठी भी उतने बड़े स्टार हैं जितने के बाकी, बिल्कुल उनको भी लोग उतने प्यार करते हैं। दे आर स्टार्स। मैं तिलोत्तमा के साथ आपका सेशन देख रहा था, और तिलोत्तमा की जो कहानी कि लोग गुजरते रहे कितने साल तक, पलट के देखते नहीं रहे ना, वो मतलब बहुत अच्छे एक्टर है। उसको हमने रिसेंटली कास्ट भी किया। जयदीप अहलावत, लोगों को शोहरत याद रहती है, वो घिसावट याद नहीं। अरे वो मतलब रॉकस्टार में इसको एक सीन के लिए कास्ट किया था, रणबीर का भाई बनाया था। आई थिंक लोगों का ये भी है ना, लोग हमेशा, इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि यार आप सबके बारे में सुनो, लेकिन उसके स्ट्रगल से मोटिवेट होना, उसके सक्सेस से नहीं। ये 15 साल तो बहुत ही शानदार रहे हैं। 2023 भी अच्छा रहा, 2024 ये जो फाइटर है। और कास्टिंग की कहानी थोड़ी सी आप बता रहे हैं या मैं बताऊं? मैं सिद्धार्थ आनंद के साथ काम करना चाहता हूँ, बिकॉज क्या है कि मैं हमेशा एक तरह की फिल्में करता रहा हूँ ना, तो मुझे भी थोड़ा एक सिद्धार्थ आनंद जैसे डिफरेंट फिल्म में, एंड वो बहुत क्या मतलब कमाल का डायरेक्टर है, मतलब वो भी। तो हमने जब फाइटर के बारे में पढ़ा और बोला कास्टिंग करनी है, तो मतलब बहुत मज़ा आया। वंश उसके अंदर ऋतिक रोशन है, दीपिका पादुकोण है, और बाकी बहुत सारे लोग जो उसके अंदर कास्टिंग हुई वो आपको दिखेंगे। आई थिंक फिल्म जब आएगी तो उसके बारे में तब बात करना बहुत सही रहेगा। मतलब फिल्म देखिए, आपको जो मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ कि हर फिल्म की, हर साल की शुरुआत मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग की उसी फिल्म से हो, हर साल की जो लास्ट फिल्म है वो हमारी हो। इसलिए डंकी भी दिसंबर में आएगी, वो भी हमारी है। शुरुआत की पहली फिल्म बड़ी भी हमारी है। तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू मुकेश भाई। थैंक यू सो मच अविनाश, बहुत मज़ा आया बात करके आपसे।